हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर वन में चंपारण सत्याग्रह को देखने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी बातें बताई है। टॉपिक्स को डिस्कस करने के अलावा भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे। जो भी कंटेंट्स आपके पास उपलब्ध है उनको यूज करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए आप उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, जैसे भूमिका हो गई, फिर बॉडी पार्ट है, फिर कंक्लूड कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, काफ़ी कुछ आइडिया मैंने दिया है। हालांकि जब मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा तो फिर से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है काफ़ी अच्छे से। तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे संबंधित, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर को लिख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, बट आप आंसर को, मतलब कंटेंट्स की बात की जाए तो कंटेंट्स में इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातों को यूज करते हुए आप आंसर को फ्रेम कर लेंगे। डिमांड के अकॉर्डिंग, मांग के अकॉर्डिंग आप भूमिका लिखिएगा, फिर बॉडी पार्ट है, फिर कंक्लूड कर दीजिएगा। चलिए चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए, हालांकि मैंने सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह में स्टार्टिंग में बात की जाए तो ये 3-4 बातें तो आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो भूमिका में इन बातों को तो आप यूज कर ही सकते हैं अगर चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बाकी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो मांग होगी, डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करना है, भूमिका लिखनी है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूड करना होता है। चलिए, फिर भी इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। फिर कारण की हम बात कर लेंगे, फिर कैसे कैसे सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो बिहार का जो चंपारण सत्याग्रह है ना, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला स्थान है। यहीं से महात्मा गांधी की बात की जाए तो वह सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं, यहीं से उनका आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि 1915 में वो कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं यहाँ पर भारत में। तो 1917 में ये सत्याग्रह होता है। टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है तो मोटा मोटी ये ध्यान रख सकते हैं इन बातों को। ये सत्याग्रह होता क्यों है तो इंट्रोडक्शन में हल्का फुल्का कारण बता सकते हैं। जैसे शोषणकारी जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो भी शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था थी, कौन कौन से कारण थे वो हम देख लेंगे, कारण में देख लेंगे इन बातों को। बस इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि शोषणकारी जो व्यवस्था थी ना उनके विरुद्ध काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया था। असंतोष तथा प्रतिरोध का ही ये परिणाम था क्या? चंपारण सत्याग्रह। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह एक प्रमुख घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह एक प्रमुख घटना थी। यहीं से ये सफल आंदोलन होता है, सफल प्रयोग होता है सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का एक सफल प्रयोग होता है इस चंपारण सत्याग्रह से। उसके बाद ये प्रेरणा स्रोत बनता है आने वाले जितने भी आंदोलन होते हैं, या किसान आंदोलन या फिर अन्य तरह के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी प्रमुख घटना थी। चलिए, कारण की हम बात कर लेते हैं। आप मैप में दिखा सकते हैं, बिहार का मैप में आप क्षेत्र दिखा सकते हैं चंपारण। ठीक, जहाँ भी स्कोप आपको मिलता है मैप बनाने का, फ्लो चार्ट बनाने का, डायग्राम बनाने का, आप उस स्कोप को मिस नहीं कीजिए, जरूर यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मार्क्स 1-2 मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, और साथ ही में आपको क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे उसमें टाइम कम लगेगा। और जो टाइम बचेगा, जो टाइम आप उसमें कम लगा रहे हैं, मतलब जो टाइम बच रहा है, उस टाइम को आप किसी और क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। कारण में बात की जाए तो देखिए, कारण में बात की जाए तो प्रमुख कारण तो यही है तीन-कठिया पद्धति। जो तीन-कठिया पद्धति उस समय थी, तीन-कठिया व्यवस्था जो थी। लेकिन ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि उनकी जो औपनिवेशिक नीतियाँ थीं, औपनिवेशिक नीतियों के अंतर्गत ही ये भी आ जाएगा, बट थोड़ा सा मैंने कैटेगराइज कर दिया है। चलिए, आप औपनिवेशिक नीति में 1-2 बातें ये लिख सकते हैं कि उनकी जो शोषणकारी व्यवस्थाएँ थीं, किस किस टाइप की व्यवस्थाएँ थी, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया था शोषणकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत। जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं थी ना कर वसूलने के लिए, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, फिर तो शोषणकारी जो व्यवस्थाएं थी इस वजह से किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर किसानों का भरपूर शोषण होता है। ठीक है, तो ये 1-2 पॉइंट्स इसमें दिखा सकते हैं। फिर आइए, जो मुख्य कारण है वो है तीन-कठिया पद्धति। ये तीन-कठिया पद्धति क्या थी ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि तीन-कठिया पद्धति में 3 बटा, देखिए, अंग्रेज जो बागान मालिक थे ना, अंग्रेज बागान मालिक, उनके द्वारा किसानों से सबसे पहले तो अनुबंध कर लिया गया था। ठीक, अनुबंध कर लिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या किया जाता था कि 3/20 भाग पर, 3/20 कहने का मतलब 20 कट्ठा अगर खेत है ना किसी के पास, तो 3 कट्ठे में नील की खेती, 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य है। नील की खेती क्या है? अनिवार्य है। 3/20वें भाग में नील की खेती अनिवार्य थी। ठीक है,
नीचे मैंने लिख दिया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है ना, तो प्रत्येक बीघे जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब इससे होता क्या है, इसका नील की खेती का दुष्परिणाम क्या था? एक तो मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति थी ना, नील की खेती करने से काफ़ी प्रभावित होती थी, उसकी मिट्टी की उर्वरता मर जाती थी, काफ़ी तेज़ी से कम होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ किसानों को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, जो नील की खेती कर रहे थे। ठीक है ना, तो किसानों को उचित मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी। और उसके बाद देखिए क्या होता है, एक तो उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही है, और 19वीं सदी के अंत तक जाकर जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज होती है, रासायनिक रंगों को तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन रंगों ने नील जो था ना, ये जो यहाँ से उत्पन्न किया जाता है, खेत से जो नील उत्पन्न किया जाता था, फिर नील को बनाकर उसको बेचा जाता था, तो नील को बाजार से बाहर कर दिया किसने? जर्मनी के रासायनिक रंगों ने। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही बाहर कर दिया तो जो किसान थे, अब उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। अब दयनीय स्थिति के कारण किसान जो है नील की खेती छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो इस खेती को छोड़ना चाहते थे उन पर क्या कर दिया गया, इस वजह से जो खेती छोड़ना चाहते थे उन पर मनमाने ढंग से अधिक लगान बढ़ा दी, मतलब लगान जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब, एक तो जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील को मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसके बाद जो किसान थे दयनीय स्थिति के कारण नील की खेती भी छोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप ये जो बागान मालिक थे अंग्रेजों के द्वारा मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता है गैर कानूनी रूप से, ताकि जो उनके पहले पैसे आ रहे थे उतने ही पैसे आ पाए, उनकी पूर्ति हो सके। जो पैसे अब कम आ रहे थे उनकी पूर्ति हो सके, उसके लिए ये क्या करते हैं, मनमाने ढंग से लगान अधिक बढ़ा देते हैं, काफ़ी अधिक लगान बढ़ा देते हैं। अंततः होता क्या है कि किसानों और जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उनमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये सारे कारण थे, मुख्यतः ये कारण आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद गांधी जी का आगमन कैसे होता है, सत्याग्रह कैसे होता है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उनको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे होता क्या है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है ना 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल के द्वारा। इनके द्वारा महात्मा गांधी जी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। किसानों की जो समस्याएं थी इनसे अवगत कराया जाता है गांधी जी को, और चंपारण आने का निमंत्रण दिया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। निमंत्रण देने के बाद गांधी जी की बात की जाए तो ये कलकत्ता से, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। जैसे गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं और वहां से पटना से मुजफ्फरपुर व दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल को कहाँ पहुंच जाते हैं? 1917 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, डायरेक्ट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंच जाते हैं, मोतिहारी पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि स्थानीय जो प्रशासन होती है ना, स्थानीय प्रशासन के द्वारा गांधी जी के आगमन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि गांधी जी यहाँ पहुँचने के बाद, चंपारण पहुँचने के बाद अपना सत्याग्रह का कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और स्थानीय कलेक्टर के द्वारा आदेश मिलता है, उस पर लिखा होता है कि आपसे शांति भंग होने का खतरा है, लेकिन गांधी जी आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में गांधी जी को रिहा करना पड़ा। ठीक है, रिहा करना पड़ता है। और उस समय के जो उपराज्यपाल थे, तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बातचीत करने के बुलाया और किसानों की समस्या की जांच हेतु एक समिति के गठन करने का प्रस्ताव रखा, जो अंततः एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या है? चंपारण कृषि समिति, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ठीक, अब ये गठन इसका किया जाता है और इसमें क्या क्या, इस समिति के द्वारा कौन सी सिफारिशें रखी जाती हैं, उसके बाद क्या होता है देख लीजिए। हाँ, किसकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई जाती है? ये FG सलाई, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अन्य सदस्य जो होते हैं इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि गांधी जी भी इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद आदि। ठीक है, गांधी जी का नाम आप ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, इस समिति ने अपनी सिफारिश की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था जो भी नील हैं, बागान मालिक हैं, उनके द्वारा अवैध वसूली जो की गई है, उसका 25% हिस्सा वापस लौटाया जाए। किसानों को, जो रैयत हैं, उनको 25% हिस्सा वापस लौटाया जाए, ये सिफारिश प्रस्तुत की गई। और तिनकठिया जो पद्धति थी ना, उसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक, ये सिफारिश है, ये सिफारिश प्रस्तुत की गई। ठीक है, जिस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, वो गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। मतलब कहने का कुल मतलब यही हुआ कि जिस पर गवर्नर जनरल द्वारा सहमति मिल जाती है। ठीक है, सहमति मिल जाती है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ और
हाँ, ये बात ध्यान रख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में तो गांधी जी थे ही, इनके अलावे जो कुछ अन्य इनके सहयोगी थे उनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ल हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि। तो ये सब नाम ध्यान रख सकते हैं। हाँ, महत्व की बात कर लिया, अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि 25% जो क्यों 25% ही मिला, या फिर 25% कम तो नहीं है ना, कम है ज़्यादा है, ये सब हम बातें करेंगे। देखिए, परिणाम व महत्व की बात कर लिया तो क्या इसका परिणाम हुआ जो चंपारण सत्याग्रह होता है, तो परिणाम में अभी हमने ये बातें देख ली कि चंपारण कृषि समिति का गठन होता है, जिसके तहत तिनकठिया पद्धति भी समाप्त कर दी जाती है। ठीक, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है सत्याग्रह का। उसके बाद इसकी महत्व की बात की जाए तो देखिए, महत्व में देखिए महात्मा गांधी का जो है ना, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में सशक्त रूप से प्रवेश होता है इसी सत्याग्रह के बाद, क्योंकि ये सफल सत्याग्रह रहता है। ठीक, तो सशक्त रूप से प्रवेश होता है और यहीं से किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया जाता है। यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को उजागर किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नेताओं से समर्थन मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि गांधी जी की किसानों के साथ साथ आम जनों पर भी पकड़ मजबूत होने लगती है। उसके बाद देखा जाए तो इस आंदोलन से प्रेरित होकर बाद में अनेक किसान आंदोलन भी शुरू होते हैं, जैसे कि खेड़ा किसान आंदोलन हो गया, फिर अवध आदि। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ लिख ही दिया कि सविनय अवज्ञा एवं सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग होता है। निश्चित रूप से ये पहला सफल प्रयोग था और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे कांग्रेस भी प्रयासरत हुई। तो ये सारे परिणाम और महत्व में आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे 25% वाली बात, तो देखिए उसी बात को लेकर आलोचना ये की जाती है कि अवैध वसूली की पूरी वापसी की मांग क्यों नहीं की गई, 100% की वापसी की मांग क्यों नहीं की गई। इतने भर से तो किसानों का कष्ट दूर होने वाला नहीं था, तो ये पूरी मांग क्यों नहीं की गई। ठीक है, ये आलोचना की जाती है, बट गांधी जी के द्वारा ये बात कही जाती है। गांधी जी का कहना था कि 25% रकम वापस करना भी बागान मालिकों के लिए एक अपमानजनक बात थी। इससे वे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, जो बागान मालिक थे, अंग्रेज थे, वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। और ये सही बात भी थी। उस टाइम उस समय की बात की जाए तो उस समय जो स्थिति थी, तात्कालीन स्थिति को देखते हुए, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, तात्कालीन स्थिति को देखते हुए इतनी बात भी मनवाना, अपनी बात को मनवा लेना एक बहुत बड़ी बात थी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय के अनुरूप, उस समय की बात की जाए तो तात्कालीन समय के अनुरूप यह एक बड़ी उपलब्धि थी, यह एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो ये इससे एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि हाँ, आगे ऐसे ही सत्याग्रह किया जा सकता है और अपनी मांगे मनवाई जा सकती है। ठीक, तो ऐसे आप सकारात्मक होकर कंक्लूड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है आपसे, चाहे वो मूल्यांकन करने को बोले, चाहे परीक्षण करने को बोले, आलोचनात्मक परीक्षण बोले, कुछ भी बोलता है आपको। आलोचना करने के बाद भी आपको जब कंक्लूड करेंगे, आंसर को जब कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होना चाहिए, सकारात्मक नोट पर ख़त्म होना चाहिए। मेरे कहने का यही मतलब है, जब भी निष्कर्ष को आप लिखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।